Okay, today we will start with the next topic of our chapter solution, that is solubility. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े थे, जिसमें डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट हम टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशंस बना चुके थे। अब क्योंकि इसमें से हमें डिटेल में सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस को ही पढ़ना है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि लिक्विड सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्यूशन खुद फिजिकल स्टेट में लिक्विड है, इसका मतलब 2 कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है। तो लिक्विड सॉल्वेंट के साथ अगर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट क्या है, किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, तो हमारा सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। आज हम इन तीनों ही तरह के सॉल्यूशंस में सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी समझने के लिए सॉल्युबिलिटी क्या चीज होती है उसको हम समझ लें। जैसे क्या है, मान लीजिए कि आपने एक गिलास पानी ले लिया, एक गिलास वाटर लिया है और आपने इसमें इस 1 गिलास वाटर में शुगर को ऐड करना शुरू किया, एडिशन ऑफ शुगर, ठीक है। तो यू ऐड 1 स्पून 2 स्पून, तो लगातार ये पानी, ये सॉलिड शुगर थी, ऐसा था शुगर सॉलिड था, पानी में लगातार जाके दिखना बंद हो जाता है। ये इसका मतलब अब इफ यू मार्क द लेवल ऑफ वाटर, आप इसमें वाटर का लेवल ऑलरेडी मार्क कर लें। 9th क्लास में एक बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसमें वाटर में लेवल को मार्क करते हैं, उसके बाद उसमें नमक घोलते हैं और वाटर का लेवल ऊपर नहीं जाता। इसका मतलब ये सारा का सारा जो एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड हुआ है, ये लिक्विड के इंटर पार्टिकल स्पेसेस में एडजस्ट हो गया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन या सॉल्युबल हो जाना किसी चीज का। अब सॉल्युबिलिटी और किसी चीज का सॉल्युबल हो जाना दोनों अलग चीजें हैं। लेट अस सी कि पहले इस प्रोसेस को देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में प्रोसेस होती कैसे है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम ना तो गैसेस को डिसॉल्व करते हैं और लिक्विड को भी कम ही मिक्स करते हैं, बट हमारे पास क्या रहता है, ज्यादातर नमक चीनी ये सब हमने पानी में घोल दिया। अब आपने पहले इसके बेसिस पे हम आपको 3 क्राइटेरिया बताएंगे डिसॉल्व होने के बाद सॉल्यूशन के। शुगर आपने डिसॉल्व किया, ये लगातार डिसॉल्व हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, तो इट इज सम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेशन आपने निकालना सीखा है इन आवर प्रीवियस लेक्चर इन फॉर्म ऑफ मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम। बहुत तरीके से आपने इस कंसंट्रेशन को निकालना सीखा, डिपेंडिंग कि कितना आपने सॉल्यूट लिया पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, दैट डिपेंड्स। अब क्या है कि अब आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ समय के बाद ये चीनी घुलना बंद कर देगी। ये क्या करेगी, इट विल स्टॉप डिसॉल्विंग। इसका मतलब ये आपका ये डिसॉल्व नहीं होगी, अनडिसॉल्व फॉर्म में ये ठीक। और बाकी ये यहाँ पे अब मतलब कि नो मोर सॉल्यूट इज गेटिंग डिसॉल्व। अब इस प्रोसेस का एक टेम्परेचर भी आपको फिक्स देखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएंगे तो फिर वो घुलना शुरू कर देगी। तो आपने एक फिक्स रूम टेम्परेचर ले लिया, उसमें एक मैक्सिमम क्या हुआ है, मैक्सिमम सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो चुका है और फर्दर कोई भी सॉल्यूट आगे डिसॉल्व हो नहीं रहा है। तो जब मैक्सिमम सॉल्यूट एक फिक्स टेम्परेचर पे किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, दैट सॉल्यूशन वी कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया, क्या कहते हैं इसको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या किया हमने, पानी में चीनी घोलना शुरू किया, तो पहले वो डाइल्यूट था, फिर वो कॉन्सेंट्रेट हुआ और फाइनली शुगर में उसमें घुलना बंद कर दिया। इसका मतलब जितना अमाउंट आपको यहाँ दिख रहा था उतना ही दिख रहा है। ये केस कहलाता है मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आप इसका टेम्परेचर जरा सा और बढ़ा दें, टेम्परेचर जरा सा और बढ़ा दें और इसमें थोड़ा सा ये और सॉल्युबल हो जाता है, क्या हो जाता है, तो मैक्सिमम अमाउंट से थोड़ा सा मोर सॉल्युबल हो जाता है, तो इनको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये आया आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमें ये घुल रहा है और ये नहीं घुला हुआ है। इस प्रोसेस को भी चेक करना है कि क्या ये एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस थी या
बोथ डायरेक्शन में होने वाली प्रोसेस थी। तो शुगर का जो सिंपल C12H22O11, तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ कार्बन को लेबल कर देते हैं। कार्बन आपके आइसोटोपिक फॉर्म 12, 14, 13 के फॉर्म में मिलते हैं। तो आपने मान लीजिए कार्बन 12 आइसोटोप से इसको लेबल कर दिया। लेबल कर देने का मतलब कि हम एक ऐसा कंपाउंड यूज कर रहे हैं जिसमें कार्बन का 14 आइसोटोप ना होकर 12 आइसोटोप है। जब तक ये घुल रहा था आप इसको क्या करिए, फिल्टर कर लीजिए। मतलब जो नई अनडिजॉल्व है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वो अलग हो गया। आपको क्या मिला है, एक क्लियर सोल्यूशन, बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन जिसमें कुछ भी अनडिजॉल्व नहीं है। नाउ यू ऐड द लेबल्ड शुगर, इसमें लेबल्ड शुगर ऐड करते हैं। इसका मतलब सॉल्युबल फॉर्म में C14 था और जो आपने नया शुगर ऐड किया जो डिजॉल्व नहीं था वो C12 था। बट बाद में आपको क्या देखने को मिलता है कि ये C14 सॉलिड में और C12 डिजॉल्व फॉर्म में आ जाता है। ये इतनी पूरी कहानी जो आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ये हमें बताती है कि डिसोल्यूशन की प्रोसेस, किसी चीज का घुलना एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस ना होके दो डायरेक्शन में होने वाली। वो घुल भी सकता है, घुल के वापस अपने ही ओरिजिनल फॉर्म में आ भी सकता है। लेट अस सी कि इस प्रोसेस को कहते क्या है। लेट अस सी द फर्स्ट केस, सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्वेंट, और ये प्रोसेस आपको क्या मिली, ये आपको बाई डायरेक्शन प्रोसेस मिली, यूनिडायरेक्शन नहीं है। और क्या बन रहा है आपका सॉल्यूशन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब ये सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड में घुलता ही चला जा रहा है तो हम सॉल्यूट लिख देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। ये डिसोल्यूशन की प्रोसेस है, ठीक। अब सॉल्यूशन में जब वापस सॉलिड इसमें से अलग होता है, दिस प्रोसेस वी कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक। अब ये बाई डायरेक्शन प्रोसेस है तो हमें फटक से ली चैटले प्रिंसिपल याद आ जाता है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ ली चैटले प्रिंसिपल का इफेक्ट होगा। उसको समझने से पहले देखते हैं कि वाकई कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए जरूरी होते हैं। तो इसमें पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट का नेचर अगर एक जैसा होगा तो वो आपस में घुल जाएंगे। घुल जाने का मतलब कि सॉल्वेंट के इंटरपार्टिकल स्पेस में सॉल्यूट के पार्टिकल एडजस्ट हो जाएंगे। अब अगर डिफरेंट नेचर होगा तो वो इसको हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व, लाइक। ये लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि पोलर सॉल्यूट्स लाइक KI हो गया, ठीक है। और एनी ऑफ द आयनिक कंपाउंड, ये किसमें सॉल्वेंट किसमें सॉल्युबल होते हैं, वाटर में। वाटर भी एक क्या है, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। बट नॉन पोलर सॉल्यूट्स जो कि हमारे ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं वो ज्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होते हैं। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका क्या है, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ बेंजीन इन ईथर, ये दोनों ऑर्गेनिक है, ठीक। ये लाइक डिसॉल्विंग। मगर फिर आप कहेंगे कि ग्लूकोज भी तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसका एग्जांपल हम लोग ने लिया, वो पानी में क्यों सॉल्युबल हो गया। तो ये केस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अगर आपके ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी रखते हैं, शो करते हैं, तो दे कैन ऑल्सो गेट सॉल्युबल इन वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, शुगर, ये सभी वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये पहला केस आया किसका, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। यहीं पे आप थोड़ा सा कंपैरेटिव देख सकते हैं।
थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जैसे कुछ आयनिक कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ये रही सॉल्युबिलिटी, कौन कितना घुल रहा है। सॉल्युबिलिटी को यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, थोड़ा उसका फॉर्मूला क्या होता है। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब पर यूनिट सॉल्वेंट में, पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना ज्यादा सॉल्वेंट घुल रहा है, और घुलने की प्रोसेस आपने देखी थी, इंटरपार्टिकुलर स्पेसेस में एडजस्ट हो रहा है, तो उसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब कोई चीज ज्यादा सॉल्युबल होगी, कोई चीज कम सॉल्युबल होगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक गिलास पानी लेते हैं तो उसमें हो सकता है 5 स्पून शुगर डिजोल्व हो, बट 10 स्पून सॉल्ट डिजोल्व हो जाए, जो आपका कॉमन टेबल सॉल्ट है। इसका मतलब सबकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग है सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के लिए। तो ये सॉल्युबिलिटी क्या है, ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और ये किसका है, सॉल्यूट का। तो ये भी हमने ये तो पहचान लिया कि कौन सा सॉल्यूट किसमें सॉल्युबल हो जाएगा, मगर अब एक जैसे सॉल्यूट की भी सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक केस लेते हैं लाइक KCl, KBr एंड KI। ये एक्सेस टेम्परेचर एक्सेस की है, ये टेम्परेचर का वेरिएशन अभी नहीं देखते, बट किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे आप देख सकते हैं कि ये वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है। ये वाटर सॉल्वेंट लिया है आपने, ये सारे के सारे आयनिक हैं और वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए। सिमिलर आयनिक होने के बावजूद भी सबकी सॉल्युबिलिटी एक ही टेम्परेचर पे अलग अलग है। अभी टेम्परेचर वेरिएशन हम बाद में स्टडी करेंगे, बट हमने क्या देखा कि KI इज गोइंग टू बी मोस्ट सॉल्युबल वेयर एज KCl इज लेस सॉल्युबल एज कंपेयर टू द ऑल थ्री। इसमें क्या होता है कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे डू नॉट एग्जिस्ट इन अ सिंगल मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लैटिस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो लैटिस के फॉर्म में एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि आप इंडिविजुअली K और Cl को अलग नहीं करते हैं, आप पूरे पूरे लैटिस को अलग करना है। इसका मतलब इनकी पैकिंग पर डिपेंडेंसी होती है। तो इसमें दो फैक्टर होते हैं, एक होता है लैटिस एंथैल्पी, ठीक, दूसरा होता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स की हाइड्रेशन एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी का फैक्टर पहले आता है, क्यों? क्योंकि आपको लैटिस एंथैल्पी का मतलब जब ये लैटिस बना होगा तो K पॉजिटिव ने Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट किया होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्ट होकर ये बना होगा तो बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग रही होगी। अब इसको तोड़ने में भी आपको उतनी ही एनर्जी इसे देनी पड़ेगी। मतलब अगर लैटिस एंथैल्पी इसकी हाई हो गई तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, लो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। मोरओवर जब ये टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो इनको वाटर के पार्टिकल सराउंड करते हैं चारों तरफ से। इस सराउंडिंग में लाइक इट इज गेटिंग Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, तो इसको वाटर चारों तरफ से सराउंड करेगा।